राहुल गांधी ने अपने बयान में आज 5 शब्दों का बड़े ही प्रमुखता से जिक्र किया है। महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा कि वो सच बोलते हैं, इसलिए महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। कांग्रेस ने आज जो प्रदर्शन किया वो भी महंगाई को लेकर ही था, इसलिए सबसे पहले हम महंगाई के बारे में आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। आज हमने वर्ष 2004 से 2014 तक की महंगाई दर और वर्ष 2014 से 2022 तक की महंगाई दर के आंकड़ों का अध्ययन किया, ताकि आप ये समझ पाएं कि जब देश में यूपीए की सरकार थी तब महंगाई का क्या हाल था और जब से मोदी सरकार आई है तब महंगाई का क्या हाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार के मुकाबले यूपीए सरकार में महंगाई कहीं ज्यादा अनियंत्रित थी। वर्ष 2006 में भारत में महंगाई दर 5.8% थी, जबकि वर्ष 2015 में यानी 10 साल बाद यही महंगाई दर 4.95% थी। 2007 में महंगाई दर 6.37% थी, जबकि 2017 में महंगाई दर सिर्फ 3.33% थी। सोचिए, 2007 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और ऐसा कहा जाता है कि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास था, तब महंगाई दर थी 6.37%। और 10 साल बाद 2017 में जब देश में मोदी सरकार थी तब महंगाई दर सिर्फ 3.33% रह गई। अभी ये आंकड़े खत्म नहीं हुए हैं। वर्ष 2008 में महंगाई दर थी 8.35%, लेकिन वर्ष 2018 में महंगाई दर थी 3.94%। वर्ष 2009 में महंगाई दर थी 10.88% और 2019 में यह दर सिर्फ 3.73% थी। 2010 में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस समय महंगाई दर 11.99% के स्तर पर भी पहुंच गई थी, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी को महंगाई में वो ग्लैमर नहीं दिखा। जबकि 2020 में महंगाई दर 6.62% के स्तर पर तब आई जब देश कोविड से संघर्ष कर रहा था। इसी तरह वर्ष 2011 में महंगाई दर 8.91% थी, जबकि वर्ष 2021 में यही दर 5.13% थी। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस ने 10 वर्षों के शासन में 7 साल महंगाई दर, उनके जो शासन काल के उस पीरियड की बात कर रहे हैं, उस वक्त ये महंगाई दर 6% से ज्यादा रही, वो 7 बार। जबकि मोदी सरकार में अब तक के 8 साल में सिर्फ 2 बार महंगाई दर 6% से ज्यादा रही है। और नोट करने वाली बात यह है कि इनमें भी 1 साल कोरोना का था। वैसे जब महंगाई की बात होती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों का भी बहुत जिक्र होता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि मोदी सरकार के मुकाबले यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कहीं ज्यादा वृद्धि हुई थी। यूपीए सरकार के 10 वर्षों में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में 101% की वृद्धि हुई थी, जबकि मौजूदा केंद्र सरकार के 8 वर्षों में यह वृद्धि 35.25% की रही है। और इसी तरह यूपीए सरकार के 10 वर्षों में प्रति लीटर डीजल की कीमतों में 124% की वृद्धि हुई थी, जबकि मौजूदा केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में प्रति लीटर डीजल की कीमतों में 61.5% की वृद्धि की है। इसके अलावा राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर भी मोदी सरकार को घेरा है, इसलिए हम बेरोजगारी दर से जुड़ी कुछ आंकड़े भी जो है वो भी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दोनों सरकारों में महंगाई दर लगभग बराबर ही रही। हालांकि वर्ष 2020 में ये 8% के स्तर पर पहुंच गई थी, क्योंकि तब देश में कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था और सरकार के लिए लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी था। हालांकि वर्ष 2021 में बेरोजगारी दर 8% से कम होकर 6% पर आ गई है और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर काफी काम करने की जरूरत भी है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए भी है। ये देखिए किस तरह से ये भारत में बेरोजगारी के जो दर हैं वो लगातार बढ़े हैं और यही चुनौती एनडीए के शासनकाल में भी है।
ये ग्राफ सीधे सीधे एनडीए को चुनौती दे रही है, क्योंकि ये बेरोजगारी का जो प्रतिशत आंकड़ा है वो 8% के आसपास पहुंचा और फिर अभी 6% पे नजर आ रहा है। वैसे राहुल गांधी ने बेरोजगारी का जिक्र करते हुए भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया अभियान को भी विफल बताया है, लेकिन क्या ये दावा सही है? कुछ आंकड़ों से हम ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आप इस पर राहुल गांधी का ये बयान जरूर सुनिए। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही हैं। अब आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम पास है या फेल है। वर्ष 2021 में एक ग्लोबल सर्वे हुआ था जिसमें दुनिया भर के देशों को उनके स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर एक रैंक दी गई थी। इसमें भारत को पूरी दुनिया में 19वां स्थान मिला था। वर्ष 2022 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 3 शहर मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली का नाम दुनिया के टॉप 20 स्टार्टअप हब्स में भी आता है। यही नहीं, वर्ष 2022 के शुरुआती 5 महीनों में बेंगलुरु के स्टार्टअप्स ने $7.5 बिलियन यानी कि 60,000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी प्राप्त की है। 15 जून 2022 तक भारत में 102 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं और इसका मतलब यह है कि इन कंपनियों की मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है। राहुल गांधी ने आज सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी आज खूब जोर शोर से उठाया, लेकिन राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि जब देश में कांग्रेस की सरकारें थी तब कैसे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता था। हम कुछ उदाहरणों के जरिए आपको कुछ पुराने पन्नों को आपके सामने पलट कर याद दिलाना चाहते हैं। वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी पर धोखाधड़ी और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे थे और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 12 जून 1975 को एक अहम फैसला भी सुनाया गया था। यानी 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगने से सिर्फ 3 दिन पहले आरोप लगता है कि उस समय इंदिरा गांधी ने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस फैसले को रोकने की कोशिश की थी, जिसका जिक्र प्रशांत भूषण द्वारा लिखी गई किताब जिसका शीर्षक है द केस दैट शूक इंडिया में किया गया है। और इस किताब में लिखा है कि 11 जून 1975 की रात को सीआईडी के कुछ अधिकारी जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के पर्सनल सेक्रेटरी मन्ना लाई के घर पहुंचे थे और उन पर फैसले को लीक करने का दबाव बनाया गया था। यानी इंदिरा गांधी चाहती थी कि उन्हें फैसला एक रात पहले ही पता चल जाए ताकि वो इसे रोक सकें। हालांकि मन्ना लाई ने इसे लीक नहीं किया और इंदिरा गांधी को इसके बारे में पता नहीं चल सका। कहा जाता है कि इस फैसले को रुकवाने के लिए तब इंदिरा गांधी ने हेमवती नंदन बहुगुणा से भी मदद ली, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब आप खुद सोचिए, सरकारी एजेंसी और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का इससे बड़ा और जीवंत उदाहरण क्या हो सकता है। इसी तरह वर्ष 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी ने गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया था और इस केस की जांच की थी, तब भी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। इस एसआईटी के हेड थे आर.के. राघवन, जिन्होंने अपनी किताब में बताया है कि जब एसआईटी की टीम को मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो सरकार ने उनकी जासूसी करनी शुरू कर दी थी। सरकार से उनका मतलब था यूपीए की सरकार से। क्या यह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं था? और वर्ष 2013 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े जांच को लेकर नाराजगी जताई थी और सीबीआई को सरकार के पिंजरे में बंद तोता तक कह दिया था। लेकिन क्या आज कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ कहेगी?